ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। मुद्दे उन पर चर्चाएं होने लगी हैं, गरमाने लगे हैं, समीकरण बन रहे हैं और कुछ बिगड़ भी रहे हैं। चेहरे को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है, लेकिन इस बीच एक असमंजस जो आपका हुआ करता था दर्शकों, वो हमने दूर कर दिया है। सीधा सवाल में मैं 7:02 पर 3 मिनट का ब्रेक लेता था और आप में से बहुतेरे लोगों ने कहा कि ये कंटिन्यूटी टूट जाती है, भाई दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर आने में लेट हो जाते हैं। तो अब वो असमंजस खत्म। लगातार 1 घंटे करने वाला हूं चर्चा बिना ब्रेक। अब सीधा सवाल है, लेकिन बिना ब्रेक राजनीति भी जारी है। बिहार में 20 साल से 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू का तमगा भी चस्पा हुआ उन पर, लेकिन अब बदले बदले सरकार नजर आते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सीधे उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में बीजेपी अभी संकोच कर रही है। महागठबंधन का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं मैं हूं ना, मेरे अलावा कौन मुख्यमंत्री, मेरे अलावा कौन, लेकिन कांग्रेस है मौन। इस चुप्पी के मायने क्या? 2029 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को तेजस्वी ने बता दिया, सोचा कि मेरा नंबर भी आ जाएगा, मेरा नाम भी बोल देंगे राहुल गांधी। वो बोलने को तैयार नहीं। इन सब के बीच चिराग पासवान अब कुछ ऐसे संकेत देने लगे हैं कि 2020 वाला काम फिर से दोहराते ना दिखाई दें। उनके बहनोई लोकसभा सांसद भी हैं, अरुण भारती, कह रहे हैं हम तो पूरी इकलौती पार्टी है पूरे बिहार में जो सब सीटों पर लड़ने का मादा रखती है। तो वहां कुछ बात बिगड़ रही है क्या? और वो अकेले ताल ठोक सकते हैं। पिछली बार अकेले लड़े, 1 ही सीट जीते, लेकिन लुटिया डुबो दी थी जेडीयू की। 43 सीटों पर सिमटा दिया था। बड़ा फैक्टर था चिराग फैक्टर। ये फैक्टर फिर से प्ले में आता दिखाई देगा क्या? और एक तीसरा मोर्चा तो खुल ही गया है। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, बहुतेरों को चुनाव लड़ाया और जिताया भी, अब खुद चुनावी समर में है। तो वो किसका गणित बिगाड़ेंगे? बहुत से लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं ये तो बीजेपी का ही सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। और वैसी की पतंग क्या करेगी, किसकी डोर काटेगी, या इस बार वो फैक्टर ही नहीं है? और मुद्दों की गूंज क्या है भाई? वो SIR, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, वो मुद्दा है, या वो अपने आप को सीमित कर देता है? क्योंकि भाई 7 करोड़ 20 लाख के पास तो अपना वोटर आईडी आ गया ना। कानून व्यवस्था वो जंगल राज बनाम सुशासन, ये घमासान भी लगातार चल रहा है। तो आज मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। कोई सवाल तो है ही नहीं आज मेरे पास दर्जन भर सवाल हैं। हम आज पहला ओपिनियन पोल करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव का। क्या संकेत मिल रहे हैं? मुद्दे कौन से, चेहरे कौन से, किस पर ज्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है? और इस ओपिनियन पोल में अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे देश के वरिष्ठतम पत्रकार। सालों साल का तजुर्बा है इनके पीछे। तो वो जो मैं 2 सवाल पेश करता हूं, 2 सवाल नहीं, आज 1 दर्जन सवाल हैं, और उसी से नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, बिहार के मन की था लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपका तमाम पत्रकारों से परिचय करा देता हूं। 4 तो स्टूडियो में हैं आज। मुझे एक छोटी सी कुर्सी पर बिठा दिया है इन लोगों ने। इनका कद इतना बड़ा है तो इनको बड़ी मेज चाहिए। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, मेरे दाहिनी ओर और ये दाहिने
दक्षिण पंथ को बड़ा कवर किया है, राइट विंगर्स को। राकेश शुक्ला हैं और विजय त्रिवेदी हैं। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पटना से जुड़ गए हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार कन्हैया बेल्लारी, दशकों से, मैं इतना अंदाजा दे देता हूं जितनी मेरी उम्र है उतने साल से ये बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। और इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मैं आपको बुजुर्ग नहीं कह रहा हूं, कन्हैया भाई। तो पहला सवाल आप सभी से, क्योंकि 12 सवाल हैं आज, दर्जन भर सवाल हैं, मैं बड़ी सटीक आपसे टिप्पणियां चाहूंगा। तो पहला सवाल अब स्क्रीन पर आता हुआ, बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या बनता दिख रहा है? वोट चोरी और एसआईआर, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा भी लेकर निकला है महागठबंधन। वो अर्ली एडवांटेज ले रहा है या वो टिकटार्थियों की भीड़ थी या कानून व्यवस्था? इतनी हत्याओं का सिलसिला हमने बिहार में, खास राजधानी पटना में, ना सुना था ना देखा था। अपराध की बहार दिखाई दे रही है, बयार बह रही है बिहार में। या नौकरी और बेरोजगारी जो 2020 में चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए थे तेजस्वी यादव। अबे दुबे, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी निगाह में क्या बन रहा है चुनाव? भाई देखिए, ये जो 4 आपने मुद्दे बताए हैं, अगर हम इनमें से ही मुद्दा ढूंढना हो तो मैं तो ये कहूंगा ये चारों के चारों मुद्दे जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जाते हैं। इनमें से कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो कि मौजूदा सरकार के पक्ष में जाता हो। मौजूदा सरकार को इन मुद्दों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं कि नहीं, यहाँ तो अब सुशासन राज है, तो कानून व्यवस्था। ये तो इस आधार पर तय होगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो 20 साल पहले सत्ता में थे उनके खिलाफ है या जो अभी सत्ता में है उनके खिलाफ है। दिख रही है क्या? एंटी इनकम्बेंसी आजकल बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है, यहां पर बनता दिख रहा है क्या? देखिए, 20 साल की सरकार, मेरा कहना है ये तो असंभव है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो। सवाल ये उसकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत प्रबल है। मेरा मानना है कि इस बार इस सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है और उसको नरम करने के लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाई जा रही हैं। उस पर आएंगे, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं जिसके खिलाफ लगातार बोलते आते थे काफी नीतीश कुमार। विनोद अग्निहोत्री, कौन सा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है जिसके इर्द गिर्द घूमेगा वो धुरी? कौन सा मुद्दा बनेगा चुनाव की? मुद्दे तो ये चारों ही हैं, लेकिन सबसे मेरे हिसाब से जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो नौकरी का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा धुरी मुद्दा। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, औसत आयु बिहार की 22 साल है। हाँ, और 25 साल से कम 58% आबादी है, 25 साल से कम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी की थी, उसमें भी सबसे ज्यादा नौजवान ही उमड़ के आए थे। अगर आप देखें उसको, उसका पूरा अगर आयु वर्ग के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं नौजवानों के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, क्योंकि इससे पलायन भी जुड़ा हुआ है। और पलायन, बेरोजगारी, नौकरी, ये मुद्दा 2020 में बना था जब तेजस्वी ने कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो 20 लाख की बात बीजेपी पर सरकार अब नौकरी देने की बात कर रही है। विजय 50,000 नौकरियां देंगे और 1 करोड़ अगले 5 साल में दे देंगे, नीतीश कुमार ये बात कहते हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह कि रोजगार जो है बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आज ही पर एसआईआर से भी बड़ा मुद्दा बन गया, वोट चोरी से भी बड़ा मुद्दा है। कुमार जी ने वो महिलाओं के लिए भी 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए दिया है, जिसका मतलब है कि सरकार को चिंता है कि रोजगार एक बड़ा इशू है। एसआईआर मुझे लगता है कि जितना उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था उतना हो गया। वो कोई इलेक्शन का बड़ा इशू बनेगा मुझे फिलहाल नहीं, वो नहीं है। धुरी आपको बेरोजगारी लग रहा है? धुरी बेरोजगारी हो सकता है। राकेश भाई? नहीं, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी की तरफ से जब शुरू में उठाया गया मुद्दा कानून व्यवस्था का, देखिए बिहार में रोजगार हर राज्य का एक मुद्दा है, लेकिन बिहार की सारी सियासत कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। 2 विषय वहाँ बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक जाति और एक आपका कानून व्यवस्था। नीतीश कुमार जी को सत्ता जब बिहार की जनमानस ने सौंपा, भाई जंगल राज की याद हमेशा दिलाते आ रहे हैं, और ये जंगल राज 2.0 रिविजिट कर रहा है क्या? ये भी तो जंगल राज ही है, इसको और क्या? देखिए अभी पिछले दिनों हम लोग जब बैठे थे सीधा सवाल पे, तो सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही थी कि वहां कितने व्यापारियों की हत्या हुई कुछ महीने के अंदर, और एक बड़ा इशू बना हुआ। उसके बाद लगातार जिलों में आपराधिक मामले बढ़ते गए, जैसा भी आपने कहा कि एक बड़ा आंकड़ा आ गया है। तो आज की डेट में बिहार का जनमानस
सुरक्षा चाहता है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी उसका कारण क्या था? कानून व्यवस्था। और बिहार की जो सरकार बनी, लालू राज खत्म हुआ और 20 साल से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना के रखा गया है, और वो सबसे बड़ा विषय है कानून व्यवस्था। आप कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। कन्हैया बिल्लारी, बिहार की सड़कों पर किस मुद्दे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है? नौकरी और बेरोजगारी अभी भी पहला नंबर 1 पर है। पिछले बार भी ये था, 2020 के चुनाव में, अभी भी है, आज के दिन में भी है। बेरोजगारी बहुत है, नौकरी बहुत है, और इसके लिए युवा जो है भटक रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। नंबर 1 अभी है। फॉलो पर 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए शिक्षकों को, बाकायदा पूरा मंच सजाकर, फिर 1,10,000 और दिए, 2,30,000 दी गई हैं। अब ये बौछार जो लगा रहे हैं कि 50,000 रोजगार हम दे देंगे, 1 करोड़ 5 साल में दे देंगे, इससे वोटर का मन प्रभावित हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वोटर का मन प्रभावित हो रहा है। अभी जितनी नौकरियां चाहिए, और खास तौर से सरकारी नौकरियां, वो नहीं मिल रही हैं। ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये देंगे का? फैक्ट्री तो आ नहीं रही यहाँ पर, फैक्ट्री तो आ नहीं रहे, तो नौकरी है कहाँ की देंगे ये? तो नौकरी आप कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है। प्रोफेसर संजय कुमार, आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा? वही नौकरी और रोजगार, क्योंकि जो नौजवान है, जिस 58% की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो 58% की जो उम्मीदें हैं वो जाकर के टिकी हुई है नौकरी पर और रोजगार पर। और ये साउंड हो रहा है, साउंड सुनाई पड़ रहा है बिहार के कहीं ना कहीं से जो परिप्रेक्ष्य है उसमें। तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल हैं, सुरक्षा को लेकर के एक मजबूत आवाज़ उठती है, लेकिन नौकरी और रोजगार के सामने वो आवाज़ दब जाती है। और उसका रिफ्लेक्शन बिहारियों को देखने को मिला जब कोरोना काल में 40 लाख लोग पैदल बिहार लौटते हुए दिखे। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जो सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, उसका एक बड़ा मुद्दा जो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है नौकरी, कि 10,000 रुपया कमाने के लिए आपको बिहार से जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें 10,000 रुपये का रोजगार या नौकरी की संभावना बिहार में ही बनेगी। प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे की पहुंच को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। लेकिन आशुतोष, पिछली बार बेरोजगारी मुद्दा बना, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन गई, पर यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाया कि एनडीए की सरकार सत्ता से बेदखल हो पाए। आप किसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं? नहीं, मैं भी मानता हूं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे लालू प्रसाद की गुंडा राज को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो खड़ा नहीं होगा। एसआईआर की वजह से नरेंद्र मोदी की तस्वीर धूमिल होगी, लेकिन जो चुनाव को तय करेगा वो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा तय करेगा। अब इसी में एक आप हाँ जी, बात बिल्कुल, कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो चारों लीडर हैं, तेजस्वी है, प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान है, राहुल गांधी है, चारों नौजवान हैं और उनको चारों को ट्रैक्शन मिल रहा है। इसका मतलब नौजवान उनके पीछे खड़ा हुआ है ना। इसमें आपने एक दिलचस्प बात कह दी। आप हमेशा बहुत ही महीन मारते हैं विजय भाई। आपने तेजस्वी को भी मतलब इसमें जोड़ दिया, तेजस्वी कह रहा हूँ, चिराग पासवान फिर से परेशानी करेंगे क्या? अब वो अरुण भारती का जो आ रहा है बयान, हम सारी सीटों पर लड़ने का मादा रखते हैं, तो चिराग कुछ पकड़ा है क्या? पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, लेकिन वो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, अभी चिराग की सभाओं में नारे लग रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। अभी उस पर भी आते हैं। पर ये वोटर अधिकार यात्रा, जो ये वोट चोरी का मुद्दा है, इससे वोटों की मात्रा बढ़ेगी या ये सिर्फ उत्साह भरने मात्र का काम करेगा महागठबंधन में? देखिए इसमें हर चीज एक काम नहीं करती, 2 काम करती। जैसे कि जब वोटर अधिकार यात्रा है तो पूरा महागठबंधन की जितनी भी जनता है या उसके जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं उनको गोलबंद किया, उनमें जोश भरा, वो कमर वो कटबद्ध होकर खड़े हो गए। अभी मोदी जी ने जब आंसू बहाए थे तो अपने लोगों को कटबद्ध करने के लिए, खड़ा करने के लिए उन्होंने किया, तो ये खड़े हो गए। लेकिन इसके साथ में इससे एक माहौल बनता है। ये बात सही है कि जो एसआईआर है वो चुनावी मुद्दा ऐसे नहीं बन सकता है, ऐसे बेरोजगारी पर वोट चोरी की आशंका क्या अब खारिज होती दिख रही है? जो कदम उठाए हैं या जो निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सारा मामला अब
दुरुस्त हो जाएगा? आप देखिए तकरीबन 8 करोड़ वोटों के अंदर से पिछली लिस्ट में 8 करोड़ के आसपास वोट थे, जिनमें से 65,64,000 वोट कट गए। इतने लोग कम नहीं होते हैं पूरे बिहार में। इसमें से मान लीजिए अगर 10-12 लाख लोग पर अब तो आधार को भी पहचान मान लिया है, अब क्या कोर्स करेक्शन हो जाएगी? नहीं, अभी बहुत कम समय रह गया है ना, अभी कोर्स करेक्शन नहीं हो सकता। 5 लाख लोग भी अगर इस बात पे तुल गए, 5 लाख में 2.5 लाख लोग ही पूरे बिहार में इस बात पे तुल गए कि हमारे वोट गलत कट गए हैं, और उन्होंने सब जगह कहना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, अड़ गए, हर मोर्चे पे खड़े होने लगे। इससे तो बहुत बड़ा वितंडा बनेगा। 1 लाख लोग बहुत होते हैं भाई, किसी भी तो बड़ा मुद्दा ये बनेगा, इसकी गूंज आगे चलेगी या ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा कि इसने माहौल बना दिया अब एसआईआर ने, आने वाला वक्त बताएगा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहता है या कानून व्यवस्था? एसआईआर और वोट चोरी तो दो अलग अलग मुद्दे हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसको लेकर के वोट चोरी का आरोप लगाया गया। एसआईआर तो खत्म हो गया है, अभी 30 सितंबर को उनकी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जैसा भाई जी कह रहे हैं कि 1 लाख या 2 लाख लोग अगर निकल के आते हैं और कहते हैं हमारे वोट गलत कटे, तो वो एक मुद्दा बनेगा। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा, जो मेरी जानकारी है, बिहार के गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गया है। उसमें पक्ष विपक्ष, ऐसा नहीं सारे लोग ही मान रहे हैं वोट चोरी हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है जो मान रही हो रही है, एक संख्या ये भी नहीं हो रही है। उनके बीच में ये टॉक ऑफ द टाउन जिसको कहते हैं ना, सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया है। और जब कोई मुद्दा सार्वजनिक विमर्श का विषय बनता है तो वो चुनाव को प्रभावित करता है। उससे वोटों का नफा नुकसान भी जुड़ जाता है क्या विजय? वोटों का नफा नुकसान, जैसे सर कह रहे हैं, अभय जी कह रहे हैं, वो है कि मुझे लगा इसका सारा सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस का फायदा इस दृष्टि से कि कांग्रेस जो खड़ी हो सकती थी उसके लिए एक मौका मिल गया, कांग्रेस का कार्यकर्ता और वो सब मिलकर आ गया, और उसमें उसको बैक मिल गया तेजस्वी जी का और लेफ्ट पार्टी का। भीड़ उनकी थी, लेकिन फिर भी लगा कि कांग्रेस का मजमा ठीक से लग गया है, तो मजमा कांग्रेस ने लूट लिया। लेकिन इशू जितना वो बना सकते थे वो इशू नहीं बना पाए, और ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार के लोगों को लग रहा होगा, मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि कोई बहुत वोट चोरी का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है देश में। पर बीजेपी के अंदर खाने बहुत से लोग, आपसे शायद उन्होंने अपनी राय साझा भी की होगी कि ये बिना बात पड़ी लकड़ी हमने उठा ली है, ये कुल्हाड़ी पड़ी थी उस पर जाकर पैर मार दिया, और चुनाव आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ज्ञान बहुत दिया ज्ञानेश कुमार ने, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। देखिए, बिहार का जो आंदोलन और यात्राओं का बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है। 1917 में जब गांधी जी ने नील की खेती के खिलाफ किया तो उसका रिजल्ट 1920 में आया। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया तो उसका रिजल्ट 1977 में आया। इसी तरह से 1990 में जो राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली तो उसका रिजल्ट 1999 में आया। अब हम बात करते हैं, जब 2 लड़कों की जोड़ी निकल रही है, दोनों का एजेंडा अलग है। तेजस्वी 2025 को फोकस करके चल रहे हैं और राहुल जी 2029 को फोकस करके चल रहे हैं। तो जो अभी तक का इतिहास रहा उस हिसाब से यदि हम देखें तो वोट अधिकार यात्रा का रिजल्ट यदि आएगा तो 2029 तक यदि आप इसको लागू रखेंगे या खड़ा करके रखेंगे तो आएगा। 2025 के चुनाव में उसका कोई रिजल्ट मिलेगा तो मुझे नहीं लगता। तात्कालिक कोई ऐसी वोटों की मात्रा नहीं बढ़ेगी। आपका आकलन क्या है कन्हैया बेल्लारी? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जो यात्रा से कांग्रेस को यकीनन फायदा हुआ है, और कांग्रेस जो है अब मेरे जानकारी में वो फिर कह रही है कि मुझे 70 सीट ही चाहिए। हाँ, खबरें आ रही हैं 66 की, वो अभी पर्चियां बांटी जा रही हैं कि 66 पे मान गई, 70 मान रही थी। मेरी जो जानकारी है 50-52 के करीब पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। मैं गलत हो सकता हूं, पर मुझे ये जानकारी दी गई है। सही जानकारी आपके पास है। दरअसल ये 19 सीट जीते थे और 35-36 पर ये सेकंड किए थे, तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 53-54 सीटें होती हैं। तो उनका कहना है तेजस्वी यादव का कि आप इतना लेकर इतना ही लीजिए, इतना पर चुनाव लड़िए, चूंकि मुकेश सहनी को भी इसमें एडजस्ट करना है। मुकेश सहनी को भी 20-22 सीटें की बात हो रही है, तो इसीलिए। लेकिन यात्रा से थोड़ा मतलब कांग्रेस का यही हुआ है कि कांग्रेस यहाँ, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दिव्यांग पार्टी हो गई थी और चलने लगी है, मैंने चलना शुरू कर दिया, लगी है वोटर अधिकार यात्रा के चलते। पर इससे जो एजेंडा या मुद्दे थाली पर सजे पड़े थे प्रोफेसर संजय कुमार, वो लिमिट होते दिखे क्या?
मतलब कांग्रेस को फायदा, आरजेडी को नुकसान हो रहा है क्या वोटर अधिकार यात्रा से? आरजेडी जो फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही थी वो एसआईआर के चक्कर में खूंटे के थोड़ा बनती दिखाई दी। अब बिल्कुल वो तो मंच पर भी दिखा, मंच पर भी जब दिखा कि जब वोट चोरी की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे उस समय भी उसी मंच से तेजस्वी जी मुद्दे की बात कर रहे थे कि देखिए हमने ये मुद्दा उठाया था और नीतीश कुमार जी इसकी नकल कर रहे हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिर इन मुद्दों को असली आकार दूंगा। तो तेजस्वी जी बार बार घुमा करके मुद्दे पर ले जा रहे थे और ले जाने के पीछे उनका मकसद वही था जिस तरफ आपने इशारा किया कि 2020 का नैरेटिव था नौकरी, और नौकरी लोगों को, नौजवानों को कनेक्ट किया। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी आई। आरजेडी इस बार भी नौजवानों के सपनों को लेकर के फोकस थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और ये यात्रा की शुरुआत की वो डाइल्यूट होते हुए दिखा और वहां पर कांग्रेस के झंडे, ये क्या जो यहाँ पर कन्हैया बेलारी आशुतोष कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा वोटर अधिकार यात्रा से, कांग्रेस को फायदा भी हो जाए, पर ये अपने आप में राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम भी है क्या? वो थोड़े बुल हेडेड हैं कि एक मुद्दा दिमाग में घुस गया तो उसको छोड़ने का नाम नहीं वो लेते हैं। वो राफेल का मुद्दा हो, कुछ ऐसा ही एसआईआर का मुद्दा भी है, उसमें कांग्रेस को चाहे तात्कालिक थोड़ा फायदा होते दिखे पर आरजेडी के बाकी मुद्दों की धार को थोड़ा कुंद कर दिया। देखिए संदीप, मेरी बात का कोई फेलो पैनलिस्ट बुरा ना माने, राहुल गांधी सबसे आसान है जिसको कोई भी जाके 3 मुक्के मार देता है और हर चीज के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दीजिए, उसके बाद आपकी राजनीतिक समझ और विश्लेषण बहुत अच्छा हो जाता। हकीकत क्या है? हकीकत यह कि हिंदुस्तान को लंबे समय के बाद कम से कम एक ऐसा सशक्त विपक्ष का नेता मिला है जो लगातार नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है और हर मुद्दे पर उनको डिफेंसिव कर रहा है। इसको हम एक्नॉलेज करें ना एक्नॉलेज करें बात बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही सशक्त नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी की इस एसआर यात्रा की वजह से जो असली मुद्दे थे वो पीछे रह गए और तेजस्वी यादव पीछे निकलते हुए दिखाई। ये बीजेपी के हर टीवी चैनल पे हर टीवी प्रवक्ता इसी बात को दोहराता है कि देखिए हाय तेजस्वी यादव पीछे रह गए, हाय तेजस्वी यादव पीछे रह गए। तो मैंने एक सज्जन से कहा, मैंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव से आपकी इतनी ही सहानुभूति है तो जरूर कुछ अंदर खेल पक रहा है, तब वो थोड़े से सजग हो गए। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि इस यात्रा से एक चीज का फायदा हुआ, वो ये है कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए अपोजिशन की तरफ से वो सशक्त हुआ है। जो मतलब शुरुआती एडवांटेज क्या महागठबंधन ले रहा है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसमें अब एक गाली, ये कुल्हाड़ी की बात थी तो ये पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारना, अबे दुबे गाली चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी बोले तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो तो ऐसे रोने लगे कि पता नहीं क्या हो गया, खुद हत्याओं वगैरह के क्या क्या मामले उन पर चल रहे हैं, वो अलहदा है, वो जिनकी हत्या की गई उनकी माँ बहन बेटियां तो होती नहीं हैं। गाली चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को एनडीए को केवल इससे एक ही फायदा है कि वो जो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, आप देखिए ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, कम से कम 12-13 दिन तक शुरू में भाजपा के पास उसके खिलाफ कुछ कहने के लिए अब तो धृतराष्ट्र तक बात आ गई, नीतीश कुमार ब्रेन डेड हैं और कौन सिर्फ जाति के नाम पर जर्सी गाय तक आ गई। अब किसी की पत्नी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के पास वोटर अधिकार यात्रा का विरोध करने के लिए कोई बड़ा प्रबल तर्क नहीं था, इसलिए काफी दिनों बाद जब मेरे ख्याल से 13वें-14वें दिन में वोटर अधिकार यात्रा पहुंच गई, उसके बाद ये गाली वाला मुद्दा सामने आया तो उनके पास कुछ कहने करने के लिए कुछ हुआ, वो सड़क पे कुछ सक्रिय दिखाई दिए, वरना तो वो लोग ठंडे पड़े हुए थे। गूंज सुनाई देगी अभी विनोद आने वाले दिनों में? नहीं, गूंज और प्रतिगूंज। महिला सम्मान, देखिए महिला एक बड़ा वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी की ट्रैक्शन है, उन्हीं को फिर से अपनी तरफ लाने की कि भाई और कहीं मत जाना, ये कोशिश है क्या? नहीं, कोशिश जरूर बीजेपी की है ये एनडीए की, लेकिन गूंज और प्रतिगूंज दोनों सुनाई पड़ी। जहां बीजेपी ने बंद आयोजित किया एनडीए ने, उसके बाद जो है जिस तरह बंद में व्यवहार हुआ, तमाम सारे एम्बुलेंस को रोका, महिलाओं के साथ
उसका और नहीं, पुराना अतीत जो बीजेपी का खुद है, जर्सी काय वही से मैं लेकर वो सारे कांग्रेस की मुद्दे, विधवा से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो डीएनए सारे की बात बयान हुई, जो है, नीतीश कुमार, वो सारे बयान जिनको लोग भूलने लगे थे वो फिर सरफेस पे आ गए। वो सारे वीडियो घूमने लगे जिसमें मोदी जी के सारे भाषण और वो हिमाचल प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष सत्ती का राहुल गांधी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल और बाकी सारे जो है जर्सी गाय वगैरह सब, तो गूंज प्रतिगूंज दोनों, और जब गूंज और प्रतिगूंज दोनों हो जाता है तो मुद्दा फिर ये डाइल्यूट हो मुद्दा जाता है। बनता दिख रहा है, बनेगा या ये कुछ नहीं, ये हम मीडिया वाले, ये हमें भी कुछ ना कुछ वो चाहिए ना छौंक लगाने के लिए, तो जितना बड़ा मुद्दा नहीं है उससे बड़ी चर्चाएं हम कर देते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है कि कुछ ऐसा बन नहीं रहा उसका, और पार्टी को भी मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि उस तरह से इशू नहीं बन पाया है। हाँ। ये ठीक बात है कि एसआईआर का जवाब में कुछ नहीं मिल रहा था और ये एक ऐसा इशू मिल गया, उन्होंने ढूंढा नहीं लेकिन मिल जाता ना कई बार, उसको बनाया गया, लेकिन कोई जनमानस में इसका बहुत उस तरह का इम्पैक्ट हो। एक चीज़ को याद कीजिए, मतलब मैं इसको खारिज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि याद कीजिए बंगाल का चुनाव, दीदी और दीदी, हाँ, तो उसने भी पूरा इलेक्शन बदल पर दिया इसका था। एक पलट लेकिन आज उदाहरण भी आज है। वैसा माहौल उसको लेकर नहीं है, गाली को लेकर। कर्नाटक में 109 गालियों की फेहरिस्त निकाल कर लाई थी बीजेपी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि- प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिन मुद्दा बनाया, 65 सीटें आई, 135 कांग्रेस ले गई। नहीं, ना गाली मुद्दा बनेगा संदीप भाई, ना बीड़ी मुद्दा बनेगा, बीडी भी नहीं मुद्दा बनना है। बिल्कुल नहीं बनेगा। ना नहीं, वो गाली, तो उनके आईटी सेल का जो केरला का अध्यक्ष था, हेड था, ठीक- उसने इस्तीफा भी दे दिया। वो ठीक किया है उन्होंने और कम से तेजस्वी ने सबसे पहले कन्नी काटी कि भाई कांग्रेस ने ऐसा कहा है तो माफी मांगो। नहीं, कम से कम उन्होंने एक सकारात्मक संदेश दिया, उसको हटा के, उसमें गलत नहीं है कि बीड़ी के मुद्दे पे उन्होंने आईटी सेल वाले को हटा दिया। लेकिन बिहार के चुनाव को आप भी लंबे समय से देख रहे हैं, मैं भी लंबे समय से देख रहा हूँ। बिहार के चुनाव में 1912 में जब बंगाल से बटा, उसके बाद जब वहाँ पे जो जातिवाद का जो नींव डाली गई, उसकी दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि अब उस दीवार को लांघने के लिए आपको जाति की सीढ़ी पार करनी ही पड़ेगी। और वहाँ जातियां सत्ता को ताकत देती हैं और सत्ता जाति को गोलबंदी करती है। तो ना बीड़ी काम करेगी, ना गाली काम करेगी, वहाँ सिर्फ काम करेगा जाति। और जातिगत गोलबंदी के हिसाब से भी आप गठबंधन का नज़र डालिए ना, सारे गठबंधन के दल उसी पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं जहाँ उनका सजाती वोट सहजता से जा सकता है। तो गाली कोई बड़ा फैक्टर नहीं है क्या कन्हैया? अभी तक जो यहाँ राय बन रही है उससे इत्तेफाक रख रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। जातीय सोच कम हो रहा है। आप देखिए, पिछले बार भी तेजस्वी के साथ जो नौजवान जुड़े थे, जो बेरोजगार थे, वो सारे जातियों के। नहीं, मैं गाली की बात कर रहा हूँ। गाली बड़ा मुद्दा बन रहा है या ये कुछ नहीं है, ये सिवाय ये खालिस जुबानी जमा खर्च है? गाली फाली सब खत्म हो गया। गाली तो बुमरैंग कर गया। भाजपा के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, वो बताइए ना, जो बहुत कुछ लोग जानते भी नहीं थे वो भी जान गए। वो चरखी अरे दिलीप जायसवाल ऐसे रोए हैं फपक फपक कर कि न जाने कितनी बड़ी अरे वो क्रोकोडाइल टीयर्स था, सब समझ गए। नहीं बना वैसा इशू, नहीं बना, बल्कि बुमरैंग कर गया उन लोगों पर। जो मैंने इतना बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या क्या बोले हैं पूर्व में, वो सब जो है, तो वो पोल भी, वो कलाई भी खुल गई है। या ये चर्चा का विषय है। देखिए, आधी आबादी, क्या वो ऐसे शब्दों, ऐसी अमर्यादित भाषा, वो तो भाषा तो अमर्यादित थी, क्या उसे लेकर सेंसिटिव है महिलाएं? प्रोफेसर संजय कुमार। नहीं, देखिए, कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है, तो लोगों तक वो आवाज़ तो जाती ही है। लेकिन मुद्दा बनाने की जो कोशिश की गई वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं बना। तात्कालिक ये चीज़ें दिखी, लेकिन जो बैकफायर किया कि अगला दिन जो इन लोगों ने बंद का आह्वान किया 4 तारीख को, उसमें बंद में सहभागिता सब लोगों की नहीं रही। और कुछ जो तस्वीरें आई, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं जो जा रही थी उनके साथ जिस तरह से रोका गया, या कुछ और महिलाओं के साथ, तो ये मुद्दा लोगों को अपील नहीं किया कि भाई ठीक है, कोई विक्षिप्त सा व्यक्ति कहीं मंच से चढ़ के गाली दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी या कोई गठबंधन किन्हीं को नहीं, पर वो सिलसिला तो अब आगे, अब और नेता, समझता हूँ ये तो कोई कार्यकर्ता था, किसका था वो भी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है आशुतोष। पर अब तो बड़े बड़े नेता भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जुबान संभाल के, तो वो तो सब भूल गए। देखिए संदीप, अगर राजनीति में अभिनय के लिए अगर कोई ऑस्कर का अवार्ड होता तो प्रधानमंत्री जी हैंड्स डाउन जीत जाते।
लेकिन इस दिक्कत क्या हो गई कि इस बार उनकी फिल्म ही फ्लॉप हो गई, तो वो अभिनय भी किसी को समझ में नहीं आया। अरे गाली कोई नई बात है क्या प्रधानमंत्री जी के लिए? 2002 से अगर आप देखते रहिए सोनिया गांधी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया भाई उन्होंने। सोनिया क्या बोला, कांग्रेस की एक विधवा, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बच्चा, मतलब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। लो तो कितने दिन लोग उसको सुनेंगे। और दूसरी बात, टेलीविजन चैनल्स पर नीतीश कुमार ने जब डीएनए पर सवाल उठाया, बाकायदा एक लंबा पत्र लिखा था जो सार्वजनिक भी हुआ। बिल्कुल संदीप, देखिए एक चीज हमें समझना चाहिए कि टेलीविजन चैनल्स के कुछ एंकर जरूर उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की दुनिया जो है वो फेसबुक पे है, वो सोशल मीडिया पे है और वो रील्स देखती है। और वहां पे इस बार जितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री के पुराने गालियों की भरमार दिखाई पड़ी 5-5 सेकंड में, 10-10 सेकंड में, उसने पूरे फिजा को बदल दिया। तो ये, और दूसरी बात है, गाली से कभी कभी किसी चुनाव का निर्णय नहीं होता है। निर्णय जो होता है वो सरकार के खिलाफ लोग वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल, गाली बड़ा मुद्दा नहीं है, पर अब एक बड़ा मुद्दा और जो बिहार में तो रहा है कांस्टेंट फैक्टर, चेहरे की लड़ाई जो होती है। भाई 20 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, 9 बार वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो सीएम फेस पर सस्पेंस जो बना हुआ है एनडीए में भी और इंडिया गठबंधन में भी, और नीतीश कुमार का अब स्वास्थ्य, मैं 3 चीजें यहां पर जोड़ रहा हूं दरअसल। ये कितने बड़े फैक्टर दिख रहे हैं? इंडिया गठबंधन में तो मेरी निगाह में कोई मुख्यमंत्री के चेहरे पे सस्पेंस नहीं है। नहीं तो राहुल गांधी सीधा क्यों नहीं? नहीं, वो अलग बात है, वो क्यों नहीं कह रहे कि नहीं कह रहे। और वो जब उन्हीं के सामने जब दावा करते हैं, तेजस्वी तो उसका खंडन भी नहीं करते, उनके सामने ही दावा करते हैं, और उनके साथ दूसरे लोग दावा करते हैं तो उनका भी कोई खंडन नहीं करते। देखिए वहां पर अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार है तो वो केवल तेजस्वी यादव हैं। सबसे ज्यादा टिकट भी उनको मिलेंगे, सबसे ज्यादा लोग भी उनके जीतेंगे। अगर उन्होंने चुनाव जीता तो सबसे ज्यादा उनके एमएलए होंगे। वो तो कोई, और दूसरों के बीच में बहुत अंतर होगा। और एनडीए में जरूर मामला फंसा हुआ है, इससे पहले नहीं फंसता था, इस बार फंसा हुआ है मामला। भाजपा उनको स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद का अगर चेहरा मानने की खबरें आ रही हैं वो एक सीट ही सही, ज्यादा सीटें लेगी बीजेपी से, तो फिर वहां भी ऑब्वियस हो जाता है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। कम से कम अभी तक तो यही दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र वाला पैटर्न वहां पे नहीं है टिकट के बंटवारे का। जो बिहार का जो पैटर्न है वही वहां पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब देखिए, पिछली बार तो नीतीश कुमार ने खराब प्रदर्शन किया था विधानसभा में, हालांकि उसके बाद लोकसभा में उन्होंने अपना प्रदर्शन सुधारा उन्होंने। तो इस बार देखिए कैसा प्रदर्शन करते हैं वो। ये असमंजस किस पर भारी पड़ेगा? असमंजस एनडीए में ज्यादा है, एनडीए में, और ये महागठबंधन में तेजस्वी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी घोषणा करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन का को बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही उसके मुख्यमंत्री होंगे, ये स्पष्ट है बिल्कुल। एनडीए में असमंजस 2 तरह का है। एक असमंजस तो यह है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको साथ में जोड़े रखना है, वो चाहता है कि नीतीश कुमार ही बने, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ जो एनडीए है उसका जो जनाधार है वो नीतीश युग से मुक्ति चाहता है। अब बीजेपी के लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी या उनका कोई आदमी बने, चिराग पासवान अलग ताल ठोक रहे हैं। सम्राट चौधरी पर भी वहां दिक्कतें हैं कि ये ओरिजिनल बीजेपी वाले, बीजेपी अपना बनाना चाहती है, और ये चिराग पासवान अलग ताल ठोक रहे हैं कि मौका लग जाए तो वो बन जाए। तो इसलिए मुझे लगता है एनडीए में चेहरे पर असमंजस ज्यादा है। चिराग पासवान पर तो आते हैं, पर रेटिंग्स की भी बात देखें, नीतीश कुमार की रेटिंग्स पिछले साल 1.5 साल से लगातार नीचे गिरती जा रही हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद अब तेजस्वी लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है? उनके पब्लिक अटरेंसेज और जैसा वो मंचों पर जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वो चर्चा का विषय बन गया है क्या? स्वास्थ्य तो बड़ा कारण होता। आप यदि नवीन पटनायक जी का चुनाव देख लें, बीजेपी ने तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, आज वो इसको मुद्दा नहीं बनने देना चाह रही, इश्यू हो गया। और मुझे नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर को लेकर दोनों जगह पर कोई असमंजस है। जो महागठबंधन है वहां पर कोई कहे ना कहे तेजस्वी ही, तो यदि सरकार बने नहीं है एनडीए में, नहीं यहाँ कोई मेरे हिसाब से कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं होंगे। हाँ। कोई असमंजस नहीं, कोई असमंजस नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब एक नाथ शिंदे वाला काम होने वाला है। अब जो भी होगा ये असमंजस नहीं है कि नीतीश कुमार वहां पर होंगे, तो ये चुनाव तो बहुत बड़ा नंबर आ जाए जेडीयू के पास तो अलग इशू। क्या देखते हैं आप राकेश भाई? चुनाव पे असर न डाले, इसीलिए कहा गया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
और यही बात मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी कही गई थी कि चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब बाद में लॉटरी खुली मोहन यादव जी के लिए, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव महाराष्ट्र का लड़ा गया, फिर देवेंद्र जी बने। तो ये सच्चाई है कि जो स्वास्थ्य और जो हालात है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी की वापसी होगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पत्ते खोलना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो 15% वोट जो नीतीश कुमार जी के साथ है उस पर किसी तरह के हील उज्जत नहीं चाहती। और इसमें कन्हैया भाई थोड़ा सा समझाइए, ये चिराग पासवान की तरफ से जो बैटिंग उनके बहनोई अरुण भारती करते दिख रहे हैं, पिछले 1-2 दिनों में हम सारी सीटें लड़ सकते हैं, हमने 2020 में भी किया जीतन राम मांझी के साथ, जो वाक युद्ध चल रहा है, ये चिराग पासवान खुद भी अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं क्या कि भाई एक नीतीश हैं, एक तेजस्वी हैं, मैं भी हूं चेहरा। अभी प्रशांत किशोर पर तो आते हैं, पर चिराग की राजनीति थोड़ी समझाइए। वैसा हिम्मत उनकी औकात ही नहीं है, पॉलिटिकल औकात चाहिए ना। वो क्या है, वो सीट चाहते हैं। कई लोगों को उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि हम मतलब, और अपने लोगों के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सीट के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों का हित हम ध्यान में रखे हुए हैं। कहाँ ये जाएंगे जब इतना बीजेपी ने बेइज्जत किया, इनको घर से निकाल दिया, उस घर से जहां उनके पिताजी 3 दशक से ज्यादा से थे, इनके फोटो वोटो पिताजी का फेंक दिया, कितना रो रहे थे, हनुमान बने हुए थे, हनुमान है फिर भी हनुमाने रहे। उस समय ये नहीं भागे, तब कहाँ जाएंगे? तो कहीं नहीं जा सकते, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, इनका अपना ही 20 सीटें मिलेंगी, चुनाव लड़ो, बात खत्म करो। बस बता। और एक चीज बता दूं मैं आपको, जब बात नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है, नीतीश कुमार है। आपने आज के खबर देखा होगा कि कल संतोष कुमार निराला को उन्होंने टिकट दे दिया, मन से बोल दिया कि यही होंगे। क्यों ऐसा किया उन्होंने? आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कांग्रेस वाले लोग जो हैं, या कांग्रेस जो है, राजेश राम एक रविदास जिसका 5.5% वोट है, 5-5.5%, उनको अपना लेकर घूम रही है और वो वोट बढ़ाएंगे कि रविदास हमारे साथ आ जाए। और नीतीश कुमार वो भी रविदास है, निराला प्रसाद निराला है। अब समझिए कि देखिए रविदास, मतलब स्वास्थ्य की आशंकाओं के बीच भी जब राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कुछ खेलने होते हैं, वो भी खेलते दिखाई दे रहे हैं नीतीश। पर प्रशांत किशोर को कैसे आप देखते हैं? प्रोफेसर संजय कुमार, लोगों में ट्रैक्शन है, आपने ये बात कही, बेरोजगारी का मुद्दा वो भी उठा रहे हैं, एक नया चेहरा है, तो उनमें भी मुख्यमंत्री की कोई झलक या इन चेहरों पर कोई असर प्रशांत किशोर की एंट्री का बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर इंस्पायरिंग फोर्स तो बन गए हैं बिहार में, क्योंकि उनकी सभाओं में जो भीड़ दिख रही है वो भीड़ कुछ बता रही है। बिहार की 28 से 30 सीटें 2020 का मैं बता रहा हूं, जहां जीत और हार का मार्जिन 3000 से लेकर के 100 तक था। तो वो अगर प्रशांत किशोर विधानसभा 22 अगर इनके कैंडिडेट ठीक ठाक वोट ले आते हैं तो वो किसी को हराने और किसी को जिताने की स्थिति में हो सकते हैं। नहीं, पहले तो ये माना जा रहा था कि बीटी में बीजेपी इंडिया का ये नुकसान करेंगे जी, महागठबंधन का, मुसलमानों में थोड़ी सेंधमारी कर लेंगे, थोड़ा दलितों में कर लेंगे। पर अब क्या उल्टा होता दिख रहा है? बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि बीजेपी वाले बड़े परेशान घूम रहे हैं कि ये प्रशांत हमें बहुत नुकसान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए को भी अब भय हो गया है प्रशांत किशोर जी से कि जिला वाइज जिस तरह के लोग इनकी सभाओं में आ रहे हैं, और जो यूथ वोटर हैं वो तो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि वो एनडीए के साथ कभी खड़े थे कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़े थे। तो एनडीए के भी युवा मतदाता प्रशांत किशोर की सभाओं में मजबूती से नारा लगाते हुए दिख रहे हैं, और एनडीए इस बात को लेकर के आशंकित नहीं बल्कि भयभीत हो गई है। लग रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं मेरा खेल न बिगाड़ दें। प्रशांत किशोर कहीं खेल ना बिगाड़ दें। ये प्रशांत किशोर फिनोमेना को आप कैसे डिकोड करते हैं आशुतोष? आपने आम आदमी पार्टी को ट्रैक भी किया था, ज्वाइन भी की थी। आम आदमी पार्टी जैसा कुछ जलवा, कुछ ऐसा समीकरण जनसुराज बना सकती है क्या? ये बिल्कुल ही कि पूरे आंकड़े, पूरे समीकरण ही तहस नहस करते दिखाई दे एक पार्टी।
देखिए, अगर प्रशांत किशोर वो करिश्मा कर पाए जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था, तो अब तो इस देश के अंदर क्रांति हो जाएगी। फिर वो बिहार तक नहीं रुकेगी, वो पूरे देश के अंदर जाएगी। लेकिन ऐसा होता वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं प्रशांत किशोर वो आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण तो नहीं बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर पंजाब में 2012 में जिस तरीके से मनप्रीत बादल एक फिनोमेना के तौर पर उभरे थे और 6% नोट लेने के बाद फिर वो गायब हो गए थे। तो और असल चीज ये होती है, आखिरी समय तक वोटर ये देखता है क्या ये प्रशांत किशोर हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे जिसको वो वोट देना चाहता है। अगर वो उनको लगेगा कि हरा नहीं पाएंगे तो इनके प्रति सहानुभूति होने के बावजूद भी वोटर इनको वोट नहीं देगा और फिर वो किसी दूसरी पार्टियों के पे चला जाएगा। ये जो वोटर का लास्ट मिनट जो फिनोमेनन होता है वो बहुत कुछ तय करता है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने कोशिश बहुत अच्छी की है और बिहार की पॉलिटिक्स को, राजनीति को बदलने का प्रयास भी किया है। जातीय कड़वी हकीकत है बिहार की, प्रशांत किशोर का ब्राह्मण सवर्ण होना क्या उनके लिए राजनीतिक एक हैंडीकैप बनेगा? नहीं, मुझे देखिए, एक समय ऐसा आता है जब लीडरशिप अपने जाति और धर्म से ऊपर उठ जाता है। आज कोई नरेंद्र मोदी जी की क्या छवि देखता है? वो भले ही अपने आप को बैकवर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर है जो सारे हिंदू समाज के अंदर सारे जातियों में काफी हद तक स्वीकार्य है। तो उस या जवाहरलाल नेहरू को लेकर चले आइए, इंदिरा गांधी को लेकर चले आइए, या बहुत सारे नेता हैं। लेकिन जो छोटे स्तर पर नेता होते हैं जरूर उनको वोट जाति के आधार पर मिलता है, जैसे रामविलास पासवान थे या फिर नीतीश कुमार। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ संदीप, इंपॉर्टेंट बात यह कि जो नीतीश कुमार की आज की तारीख में हालत है, आखिर क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि निशांत को पार्टी में लेकर आइए, वो मांग फिर उठने लगी है। हाँ, ये क्या है? क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई बड़ा घमासान अंदर मचा हुआ है? क्या कुछ लोग इस बात को लेकर सजग हो गए हैं कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक करने की कोशिश बीजेपी के अंदर कुछ लोग बैठ के कर रहे हैं? और अगर क्या उसके प्रति किसी तरीके का कोई प्रतिरोध? हाँ, वो तिगड़ी जो है, वो 3 मस्केटियर्स, 3 तिलंगे जो घेरे हुए हैं, वो चर्चा का विषय तो बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा 20 साल से जो विमर्श हम करते हैं विधानसभा का, बिहार का अब है, वो है जंगल राज बनाम सुशासन। जंगल राज की दुहाई वो चस्पा था लालू प्रसाद यादव के साथ, सुशासन नीतीश के साथ। पर अब सुशासन नीतीश की पहचान बना है क्या, अभी भी है क्या? और जंगल राज का मतलब लालू राज ही है या अब नीतीश राज पर भी ये चस्पा हो गया? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो 20 साल पुराने मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ होगी। जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो तो जो सामने पार्टी है और 20 साल से हुकूमत कर रही है, जो नेता है, उसके खिलाफ होगी एंटी इनकम्बेंसी। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं कि ये केवल नीतीश कुमार, भाजपा वाले इस बात को इस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो नीतीश के खिलाफ होगी। मैं उसको नीतीश हाइफन भाजपा कहता हूं हमेशा। असंभव है कि अगर सरकार के खिलाफ जन रोष है तो वो केवल जनता दल यूनाइटेड और नीतीश के खिलाफ हो, भाजपा के खिलाफ ना हो। ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर ऐसा है तो फिर वोटर फिर मूर्ख है। वोटरों को साफ दिख रहा है कि ये दोनों मिलकर हुकूमत कर रहे हैं लगातार और वो नाराजगी केवल एक के खिलाफ व्यक्त करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नैरेटिव गढ़ने की भी बात है क्या? पर ये जंगल राज और सुशासन, ये अब किस पर कहां चिपक रहे हैं? अब वो जंगल राज बनाम दंगल राज हो गया है। सुशासन पीछे चला गया पीछे। हाँ, अब वो जंगल राज तो लालू जी के साथ चिपका हुआ है, हाई कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बाद से। दंगल राज से मेरा मतलब जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच लगातार दंगल होता रहता है, खुल के भी होता है और बाहर, जिसके कारण नीतीश कुमार का सुशासन का पूरा जो है मसला ही कहीं पीछे चला गया। तो अब ये बात जो है जनता समझ रही है कि भाई नीतीश कुमार जितना डिलीवर कर सकते थे वो कर चुके, वो ऑप्टिमम लेवल आ चुका, अब उससे ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकते हैं। ये बात ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकते। और यही सुशासन बनाम जंगल राज की कहानी के चलते ही जो नीतीश कुमार रेवड़ी देने के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे, अब वो जीविका दीदी योजना, अब उस पर हो रहा है ये गेम चेंजर होगा क्या? लाडकी बहन की तरह, लाडली बहन की तरह 10,000 रुपए मिलेंगे। अब वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 1100 रुपए की पेंशन भी दे रहे हैं। ये रेवड़ी क्या सुशासन पीछे हट भी गया तो भी वोटर को रिझाने का काम करेंगे क्या? ट्राइड एंड टेस्टेड है ये पिछले कुछ चुनावों में। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन एक तो मैं ये कहता हूँ कि जंगल राज का जो इशू है 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना का मतलब हो गया कि 25 साल का जो वोटर है
25 साल का वोटर का मतलब हो गया 2 जनरेशन वोटर। 2 जनरेशन का मतलब 2 बार वोट और दे चुका है। 25 से नीचे वाले 58% हाँ, तो आबादी है। 25 साल का, तो वो 2 जनरेशन का जो वोटर है, मतलब जिन्होंने 2 चुनाव में वोट दिया, उनको तो जंगल राज की याद नहीं है कि क्या था या नहीं था, तो वो इशू बन नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ भी जंगल राज जुड़ नहीं रहा। वो सुशासन से थोड़े से वीक हुए, लेकिन आज ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का जंगल राज चल रहा, तो वो नहीं है। ये कानून व्यवस्था तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो इतना ऐसा बड़ा इशू, मतलब एक इशू हो गया है, इंपॉर्टेंट इशू हो गया, पर उसकी गूंज नहीं है। गूंज उस तरह से नहीं है। थोड़ा बहुत असर उसका होगा ही, जंगल राज काफी पिछले पर दिनों ये हुआ है। लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। रेवड़ियां बांटो, और ये महिलाओं को खासकर, और महिलाओं में अभी भी एक ट्रैक्शन है। प्रोहिबिशन शराबबंदी वो ठीक है, हर जगह मिलती है बिहार में, पर महिला कहती हैं कि कम से कम हमारे थोड़े पति ठीक रहते हैं। वो नीतीश कुमार में अभी भी वो भरोसा कायम करती दिखेंगी। ये गेम चेंजर बन सकती हैं क्या? नहीं, आपने कहा तो बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी के प्रति महिलाओं वोटरों में एक विश्वास है, इसलिए वो जीविका दीदी जैसी चीजें हैं। इसी के चलते जब तेजस्वी जी की तरफ से महिलाओं को धनराशि देने की घोषणा की गई कुछ दिन पहले तक, कि हम महिलाओं को इतनी धनराशि देंगे लाडली बहन योजना की तरह, तो महिलाएं उस तरफ आकर्षित नहीं हुई। उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाने वाली राशि से दुगनी राशि देने की घोषणा किए जाने के बाद भी महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, क्योंकि इसमें विश्वास का संकट है। नहीं, ये तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दे रही थी 72,000 रुपए, वो नहीं चला। वो महीने में 6,000 रुपए, 12 छंग 72। अब आप जो और प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे 6,000 किसान सम्मान निधि में पूरे साल में, भरोसा वहां किया गया। हाँ, अब आप जो फ्री बीज की बात कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली देखना चाहिए। दिल्ली इसका बड़ा उदाहरण है कि पहली बार दिल्ली के मतदाताओं ने एक नई राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया। अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि नई राजनीति, नई तरह की राजनीति तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो हम जनता के सामने क्या करें, तो उन्होंने फ्री बीज का सहारा लिया। और वो फ्री बीज का सहारा उनके लिए वरदान बना। नहीं, वो तो बीजेपी ने भी बराबर की फ्री बीज बांटी। नहीं, फ्री, मैं बदलाव की बात कर रहा हूं। पर तो वो सुशासन बदल दिया लोगों ने। हाँ, तो सुशासन यदि कहीं पे वीक होता है तो वो फ्री बीज इनके लिए वोट को प्लस करेगा। गेम चेंजर होगा ये रेवड़ियां बांटना। जमकर रेवड़ियां बांट रहे हैं, जिसके खिलाफ खुलकर बोलते थे नीतीश कुमार। कन्हैया, देखिए संदीप भाई, जो परसेप्शन एक बनता है फेस को लेकर के, आप देख रहे होंगे कि जब मोदी जी आए थे तो कि भाई देश का प्राइम मिनिस्टर यही है, मिनिस्टर है, बीपीसी के साथ भी वही हुआ था। आप देखते होंगे अब भी बिहार में आप यंगस्टर से बात कीजिए, क्या किसी लोग तेजस्वी को सीएम बनना चाहिए, एक जो बनता है ना वो बनते जा रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए देखिए जितने भी सर्वेज वगैरह हो रहे हैं उसमें भी वो नंबर 1 है। तो लोगों के दिमाग में नहीं, ही शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू लीड द स्टेट, एक परसेप्शन है। दूसरी बात, आप नीतीश कुमार के देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश से ज्यादा भाजपा के प्रति है, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि ये राज्य जो है नीतीश अब नहीं चला रहे हैं, ये भाजपा चला रहे हैं। ये आ गया है लोगों के समझ में एकदम, लोगों के ये भाजपा। और तो अब लाख टके के सवाल पर आता हूं। अब हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, तो सबके लिए आधे आधे मिनट का समय। और कन्हैया बिलारी, आप ही से शुरू करता हूं। 243 की विधानसभा, महागठबंधन की कितनी सीट और एनडीए की कितनी सीटें? देखिए, मुझे आप सीट पर बता दें, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं, चूंकि लोगों से पता नहीं बात करने के, कि इस बार भी लड़ाई एकदम बराबर की है। अब कौन सरकार बना, लेकिन बराबर की लड़ाई है। जनसुराज कितनी सीटें जीतेगी? जनसुराज मैक्सिमम 5 सीट जीतेगी, अगर जीतेगी तब 5 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। प्रोफेसर संजय कुमार, अब मुश्किल सवाल है, कौन सा गठबंधन कहां खड़ा है सीटों के लिहाज से? जी बिल्कुल, लड़ाई तो आमने सामने दिखती है कि वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में नेक टू नेक फाइट होगा। अब वो ट्रायंगुलर फैक्टर कितना काम करेगा, चाहे उसमें ओवैसी फैक्टर हो, चाहे वो बसपा फैक्टर हो, प्रशांत किशोर फैक्टर हो, ये जो छोटे छोटे फैक्टर हैं वो कितना कैटलिस्ट का काम करता है, इस पर तो बराबर की लड़ाई में आप जेडीयू को कहां आंक रहे हैं? जेडीयू पिछली बार 43 सीटों पर ही सिमट गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश बन गए, 43 ही रहेगी। कमजोर कड़ी कौन है एनडीए के गठबंधन में?
नहीं, कमजोर कड़ी जेडीयू इस बार नहीं होगी, इतना मैं आपको बता सकता हूं। रेवड़ियां बांट करके नीतीश कुमार ने महिलाएं वोटरों को फिर से पोलराइज किया है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार इस बार बेहतर करेंगे पिछली बार की अपेक्षा। नीतीश बेहतर करेंगे। आशुतोष, कांटे की टक्कर, दो हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, आप किस तरह से देख रहे हैं लड़ाई को? मुझे तो लगता है कि महागठबंधन को एज है और कहीं ऐसा ना हो कि ये उड़ीसा के नवीन पटनायक साबित हो जाए नीतीश कुमार इस बार बिहार में। उड़ीसा के नवीन पटनायक हो जाएं और कमजोर कड़ी यानी कि नीतीश होंगे। कांग्रेस कमजोर कड़ी हो सकती है क्या? पिछली बार कांग्रेस 70-71 सीटों में से 19 ही जीत पाई थी। महागठबंधन, अगर आप कह रहे हैं एज है, उस एज में थोड़ी दिक्कत कांग्रेस की तरफ से आ सकती है क्या? देखिए, अगर इस स्थिति में भी अगर महागठबंधन नहीं जीतता तो फिर उसके लिए कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता। आज की तारीख में नीतीश कुमार कमजोर हैं, वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे इससे पूरी तरीके से संशय है। वो कमजोर प्रशासन चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्थितियां पैदा हो रही है उसमें नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का लगा है। वो कोई बहुत, और तेजस्वी यादव एक नए नेता के तौर पर उभरे हैं। तो आप महागठबंधन को एज दे रहे हैं, दो जगह कांटे की टक्कर, आप कहां किसको आंक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को पहले की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करके दे पाएगी? यदि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो इंडी गठबंधन सरकार के करीब पहुंचेगी और मुझे नहीं लगता है कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको नहीं लगता कि? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं 29 के लिए, 25 के लिए नहीं। तेजस्वी लड़ाई लड़ रहे हैं 25 के लिए। तो ये विसंगति के चलते महागठबंधन फिर से पीछे ही रह जाएगा। और जो आपका एनडीए है, एनडीए के पास जो भी घटक दल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को वोट जोड़ रहे हैं। दो जगह बराबर कांटे की टक्कर। आशुतोष कह रहे हैं महागठबंधन आगे, राकेश भाई कह रहे हैं कि नहीं एनडीए आगे। आप क्या देख रहे हैं विजय? देखिए, यदि हरियाणा के चुनाव को ध्यान रखें तो आज फिर से तेजस्वी को थोड़ा सा साइड करके रखिए, क्योंकि हरियाणा में तो बदल गया था लास्ट में चुनाव। आज तेजस्वी आगे लग रहे हैं, मजबूत है, मुझे कोई नहीं लगता। मुझे लगता है एनडीए में कड़ी को कमजोर कर रहे हैं चिराग, कमजोर कड़ी नहीं है लेकिन कड़ी को कमजोर कर रहे हैं चिराग पासवान। और महागठबंधन में कांग्रेस यदि कर सकती है मजबूत तो गठबंधन मजबूत होगा। पर फिलहाल आप महागठबंधन को थोड़ा एज देंगे? हाँ, महागठबंधन को आप आगे बता रहे हैं। दो महागठबंधन आगे, एक एनडीए आगे, बाकी दो बराबर की टक्कर। आपका आंकलन? यह है कि बराबर की टक्कर मैं इसलिए देख रहा हूं कि पिछला चुनाव अगर देखें तो लगभग महागठबंधन सरकार बनाने करीब पहुंच गया था, लेकिन कांग्रेस और एमआईएम ने खेल बिगाड़ दिया था। इस बार एमआईएम को मैं फैक्टर नहीं मानता। इस बार मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन। लेकिन प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे, इधर से उधर किसको गिराएंगे। अभी वो अभी मुट्ठी खुली नहीं है, अभी मुट्ठी बंद है। अभी उनका फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा और उस पर परिणाम बहुत तय होंगे। तो अभी कांटे की टक्कर आप कह रहे हैं, तो कांटे की टक्कर 3 लोग हो गए। अब देखिए, नीतीश और भाजपा को अपदस्थ करने का सबसे अच्छा मौका लंबे अरसे में, पिछले 2 दशक में इस बार महागठबंधन के पास है। तेजस्वी यादव के पास, कांग्रेस के पास, CPI-ML के पास, मुकेश सहनी के पास, उनके पास मौका है। और जैसा आशुतोष ने कहा, मैं उनकी बात सहमत हूँ। अगर इस बार भी वो नहीं कर पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे कोई और, हर बार कोई ना कोई बात उनके खिलाफ ही चली जाएगी, हर बार वो चूक जाएंगे। मतलब इस वक्त कौन आगे है आपकी निगाह में? देखिए, इस बार तो जो वोटर अधिकार यात्रा हुई है उससे तो महागठबंधन को बहुत हल्की सी एक बढ़त मिल गई है। तो 3 कह रहे हैं महागठबंधन आगे, 3 कह रहे हैं बराबर की टक्कर, और एक हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एनडीए आगे है। ये अभी शुरुआती आकलन है, अभी मुद्दे भी बनेंगे, अभी कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर धमाका करती हुई दिखाई भी दे सकती है। तो इंतजार तो रहेगा, लेकिन बिहार के चुनाव की गर्मी अब और बढ़ने वाली है। मौसम में ठंडक आएगी, चुनावी गर्मी लगातार बढ़ेगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।